नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2025-2026 के लिए यूपी बोर्ड का कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे। ये मॉडल प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन का दूसरा भाग है। इससे पहले हम लोगों ने पहले भाग में जो है कुछ एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर हमने किया था। और इस भाग में हम लोग टाइप 4 जो आपका 3 अंक वाला प्रश्न होता है ना, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वे जा करके जो है इस चैनल पे देख सकते हैं। मैंने पिछला जो भाग है उसमें काफी कुछ एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया है। हमारा प्रश्न का जो प्रकार है वो है चार, है ना। चौथा टाइप का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है जेडीके, है ना। पहला प्रश्न पूछा गया है जेडीके, जेआरई और जेबीएम की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। यानी जेडीके, जेआरई और जेबीएम का जो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, उसको जो है परिभाषित कीजिए। 3 अंक का जो है आपका प्रश्न है, ठीक है। 3 अंक का आपका प्रश्न है। तो ये जो आपका उत्तर लिखना है काफी ज्यादा जो है लॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्ट ही लिखना है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया कि जो जेडीके है, जेआरई और जेबीएम है, मूल रूप से जावा सॉफ्टवेयर पैकेज या पैकेज का हिस्सा है। पहली बात, ये तीनों जावा सॉफ्टवेयर पैकेज का हिस्सा है। इसमें क्या होता है इन तीनों में, जिसमें टूल और लाइब्रेरी शामिल रहते हैं जो जावा प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट यानी रन करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये तीनों जावा के कंपोनेंट कहलाते हैं। यहाँ पहले एक डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम से जो है डेफिनेशन समझने में आपको आसानी होगा। जो भी परिभाषा मैं बताऊंगा वो आपको आसान लगेगा। सबसे पहले देखिए ये आपका जो है जेडीके है, ठीक है। जेडीके के अंदर जेआरई और जेआरई के अंदर फिर आपको जो है जेबीएम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो जेआरई है इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, जेबीएम है प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज और कुछ अदर फाइल्स, ठीक है। इसको आपको जो है यहाँ पर समझना है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जेडीके के अंदर क्या है। तो जेडीके के अंदर देखिए ये पूरा का पूरा जेआरई शामिल होता है ना। जेडीके के अंदर ये पूरा का पूरा जेआरई शामिल होता है, प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स शामिल होते हैं जैसे कि जावा सी है या फिर जावा है। जावा सी का इस्तेमाल आप लोग जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए करते हैं, आपको याद भी होगा। और जावा का जो है इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम को रन कराने के लिए करते हैं। नाउ बारी बारी से समझते हैं तीनों को। सबसे पहले आपको जेडीके का फुल फॉर्म आना चाहिए कि जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। ये प्रश्न मैं बता दूं, ये प्रश्न आपका जो है पिछले साल का जो मॉडल प्रश्न पत्र था यानी 2024-25 उसमें भी ये प्रश्न दिया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा ध्यान से इसको जो है देखेंगे। जेडीके का मतलब जावा डेवलपमेंट किट है। जेडीके प्रोग्रामर को जावा प्रोग्राम के डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब कंपाइल और एग्जीक्यूट में, ठीक है, कंपाइल और रन कराने में मदद करता है। तो जेडीके प्रोग्रामर को, है ना, जेडीके प्रोग्रामर को जावा प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने में मदद करता है। यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज है ना। जेडीके एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें जावा प्रोग्रामों के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक टूल और लाइब्रेरी शामिल है। सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने और एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ आपको आवश्यक टूल और लाइब्रेरी जो है प्रोवाइड करता है। यदि हम एक प्रोग्रामर हैं तो जावा में प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए हमें अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करना होगा। अगर आप एक प्रोग्रामर है और जावा में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपके अपने कंप्यूटर में जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके जेआरई का एक सुपर सेट है, ठीक है। सुपर सेट का मतलब अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा मेरे चैनल पर, ठीक है, तो वहां पर मैंने सुपर क्लास के बारे में बताया था। तो जेडीके जो है वो जेआरई का सुपर सेट है। यानी कि जेडीके जो है पेरेंट क्लास कहलाएगा और आपका जो जेआरई जो है वो आपका चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। क्लास नहीं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप यहाँ पर है कि जेडीके पेरेंट होगा और जेआरई जो है वो चाइल्ड होगा। तो जेडीके जो है वो जेआरई का सुपर सेट है, जिसका अर्थ है कि इसमें जेआरई स्वयं शामिल है। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया भी था कि जेडीके के अंदर देखिए क्या है, जेआरई स्वयं शामिल है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपका जो आंसर जो होता है वो और अच्छा हो जाता है। तो आप जरूर से जो है डायग्राम बनाएंगे। जेडीके के बारे में कहा गया है जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, इससे मिलकर के बना है आपका जेडीके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जेआरई का। जो यहाँ पर जेडीके के अंदर जेआरई के बारे में बात हो रहा था, अब हम इसके बारे में बात करें जेआरई क्या होता है। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई का मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है।
यह हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई फसल उगाना है, तो फसल उगाने के लिए जो सही मौसम होता है उसी मौसम में ही हम उस फसल को जो है बोते हैं। तो उसी प्रकार से, क्योंकि उसी प्रकार से जब आपको जावा का प्रोग्राम को रन कराना होता है तो आपको एक एनवायरनमेंट का जरूरत होता है, एक वातावरण का जरूरत होता है। जो वातावरण हमें कौन देता है? जो हमें जेआरई वो वातावरण बना के देता है, ताकि हम उस प्रोग्राम को, उस जावा प्रोग्राम को जो है रन करा सके। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि यह हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रदान करता है। जैसे ही हम जावा कमांड का उपयोग करके अपना जावा प्रोग्राम रन करना शुरू करते हैं, जेआरई अपना काम करना शुरू कर देता है। जेआरई भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें, है ना, जेआरई के अंदर क्या होता है, जिसमें जेबीएम, रन टाइम लाइब्रेरी और प्रोग्राम चलाने के लिए आवश्यक अन्य सहायक फाइलें होती हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जेआरई भी क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पैकेज है जिसके अंदर जेबीएम होता है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में, ये आपका जेआरई है। जेआरई के अंदर क्या है, देखिए, जेआरई के अंदर जेबीएम है और रन टाइम लाइब्रेरीज और कुछ अदर फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो जेआरई के अंदर क्या होगा, जेबीएम होगा प्लस कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज होगा। वही बात यहाँ पर बताया गया है। यदि किसी उपयोगकर्ता को केवल जावा प्रोग्राम चलाना है और विकास नहीं करना है, कहने का मतलब आपको केवल, आपने कोई जावा का प्रोग्राम पहले से बना करके रखा है, आपको केवल उसको रन कराना है, प्रोग्राम लिखना नहीं है। प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है ना, उसको केवल आपको रन कराना है। तो इसके लिए जेआरई पर्याप्त है ना। तो केवल आपके पास केवल जेआरई है तो आपका काम चल जाएगा। जेआरई जेबीएम का सुपरसेट है। इसका मतलब ये हो गया कि जेबीएम इसके अंदर शामिल होता है, यानी ये जे आर ई है और इसके अंदर जेबीएम खुद, है ना, इसके अंदर जेबीएम खुद शामिल रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जेआरई को हम लोग कह रहे हैं सुपरसेट। जेआरई इक्वल टू हमने यहाँ लिखा है जेबीएम प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज, ठीक है। आपका जेबीएम होगा प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में भी बताया है, ठीक है। जेआरई के अंदर क्या है, आपका जेबीएम है प्लस हमारा ये रन टाइम लाइब्रेरीज है। तो अगर आप इस डायग्राम का बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इसके बारे में बहुत कुछ खुद ब खुद जो है लिख पाएंगे। नाउ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जेबीएम का। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में सीधे ये पूछ देता है कि जेबीएम के बारे में बताइए, ठीक है। सीधे जेबीएम के बारे में पूछेगा कि जेबीएम के बारे में बताइए। पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। ये आपको फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है, कभी कभी जो है एमसीक्यू में फुल फॉर्म भी पूछता है। जेबीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। यह एक वर्चुअल मशीन है, यानी कि सच में कोई मशीन नहीं है, एक आभासी, है ना, एक आभासी मशीन की तरह काम करता है। तो ये एक वर्चुअल मशीन है जो जावा प्रोग्राम को मेमोरी में लोड और रन करती है, ठीक है। मेमोरी में क्या करेगा, जावा प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने का काम करता है और उसको रन करने का काम करता है। जैसे ही हम जावा कमांड का उपयोग करके अपना प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, जावा कमांड का उपयोग करके जैसे हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं, एक जावा वर्चुअल मशीन, है ना, एक जावा वर्चुअल मशीन बन जाती है। जावा वर्चुअल मशीन ना केवल हमारी प्रोग्राम क्लास, है ना, क्लास मतलब कि जो आपका क्लास फाइल बनता है उसके बारे में कह रहा है। जावा वर्चुअल मशीन ना केवल हमारी क्लास को बल्कि अन्य आवश्यक क्लास और लाइब्रेरी को भी लोड करती है। जावा वर्चुअल मशीन केवल उस प्रोग्राम को लोड नहीं करता जो प्रोग्राम हम लिखे हैं, बल्कि जो सहायक, है ना, और अन्य सहायक जो क्लास और लाइब्रेरी की जो आवश्यकता होती है उसको भी ये लोड करता है, जो प्रोग्राम को रन करने के लिए आवश्यक है। यहाँ यह कह रहा है कि अगर आपने जावा में एक प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए और भी क्लासेस और भी लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, तो उसको भी जावा वर्चुअल मशीन जो है मेमोरी में लोड करता है। आगे बताया गया है, यह जावा प्रोग्राम को सीधे नहीं बल्कि बाइट कोड के रूप में चलाती है। यानी जावा का जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम आप लिखते हैं, जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। तो सोर्स कोड को जो है जावा जावा जेबीएम जो है उसको नहीं चलाता है, सोर्स कोड को जो है जेबीएम नहीं चलाएगा। सोर्स कोड को जो है डायरेक्टली जो है जेबीएम नहीं चलाता है, बल्कि सोर्स कोड को हम लोग को बदलना पड़ता है बाइट कोड में। तो यह जावा प्रोग्राम को सीधे नहीं बल्कि बाइट कोड के रूप में चलाती है। यानी जावा का प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में, और उस बाइट कोड को चलाता है हमारा जेबीएम। जेबीएम बाइट कोड को मशीन भाषा में बदलकर प्रोग्राम को निष्पादित करती है। यानी जो बाइट कोड होता है उसको फिर बदला जाता है मशीन की भाषा में। कौन बदलता है? जेबीएम। तो याद रखिएगा जेबीएम का कार्य, है ना।
यही कारण है कि जावा प्रोग्राम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिना बदलाव के चल सकते हैं, जिससे राइट वंस रन एनीवेयर कहा जाता है। तो ये जो आपका जेवीएम का जो कंसेप्ट है ना, इस जेवीएम के कंसेप्ट के कारण ही क्या होता है कि एक प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पर चल जाता है। इसलिए इसको जो है राइट वंस रन एनीवेयर कहा गया है जावा को। जेवीएम कोई अलग सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, बल्कि यह जेआरई पैकेज के भाग के रूप में आता है। ठीक है, अलग से कोई जेवीएम नहीं होता है, बल्कि जेआरई के पैकेज के अंदर ही ये चीज आपको मिल जाता है। यदि हमने जेडीके या जेआरई इंस्टॉल किया है तो हमें जेवीएम के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, यह वही मिलेगा। ठीक है, यानी अलग से आपको जेवीएम इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। आपने जेडीके या जेआरई इंस्टॉल किया है तो उसके साथ खुद ब खुद आपको जेवीएम मिल जाता है। ये था आपका पहला प्रश्न। 3 मार्क्स के लिए था। आप इसको अगर अपने हिसाब से भी छोटा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, क्लास क्या है? जावा में इसके एक्सेस स्पेसिफायर की व्याख्या कीजिए। तो आइए जानते हैं क्लास के बारे में। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें क्लास सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण अवधारणा है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आप सबको ही जानते हैं। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में क्लास सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कंसेप्ट है, अवधारणा है। क्लास को किसी वास्तविक वस्तु या किसी वास्तविक वस्तु का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जैसे होता है ना, कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका नक्शा होगा, है ना, उसी नक्शे के आधार पर वो बिल्डिंग बनेगा। तो उसी प्रकार से किसी वास्तविक वस्तु का एक ब्लूप्रिंट होता है हमारा क्लास। इसमें किसी ऑब्जेक्ट के गुण, मतलब वेरिएबल या कहें डाटा मेंबर। ठीक है, जो लोग मेरा लेक्चर शुरू से देख रहे हैं इस चैनल पर, उनको समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है उनको हो सकता है समझने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि मॉडल प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसको भी देखिए, साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फॉर यूपी बोर्ड के लिए जितने भी लेक्चर्स है उसको शुरुआत से देखना शुरू कीजिए। अभी आपके एग्जाम में काफी टाइम है। आपका एग्जाम का जो डेट है बेसिकली जो कंप्यूटर का है वो शायद मार्च में है। तो काफी टाइम है आपके पास, तो इत्मीनान से सारी चीजों को देखिए। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे चल के बताऊंगा या फिर मॉडल प्रश्न का जो है हल कराऊंगा, तो मॉडल प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान से देखना है, समझना है और प्रश्नों को याद करना है। साथ ही साथ मैंने पिछले साल का भी मॉडल प्रश्न का सॉल्यूशन इस चैनल पे दे रखा है, आप उसका भी सॉल्यूशन को जरूर देखें। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्लास के बारे में कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट के गुण और व्यवहार को परिभाषित किया जाता है। यानी क्लास के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के गुण और व्यवहार को परिभाषित करते हैं। जब किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्लास में परिभाषित सभी गुण और मेथड उपलब्ध होते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो लोग मेरा लेक्चर शुरू से देख रहे होंगे, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, अगर 5 लेक्चर शुरू का देख लिया तो ये क्लास ऑब्जेक्ट सबको समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने भी कहा था ना कि नक्शा से कोई घर बन रहा है या पुल बन रहा है, तो उसी तरीके से क्लास से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा ना कि क्लास में हमने जो जो गुण और मेथड के बारे में बताया है वो सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी होंगी। जैसे अगर मैंने कहा मानव, और मैंने कहा राम, तो राम एक मानव है। मानव यहाँ क्लास है और राम यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ मानव का आंख होता है तो राम का भी आंख होगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हम लोग यहाँ देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि स्टूडेंट नाम की क्लास है तो उसमें छात्र का नाम, रोल नंबर जैसे डेटा और पढ़ना लिखना जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। यानी अगर आपने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है तो उसमें डेटा मेंबर के रूप में क्या होगा, छात्र का नाम होगा, रोल नंबर होगा, ये सभी डेटा होंगे। और कार्य क्या होंगे, व्यवहार क्या होंगे, तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट पढ़ता है, लिखता है, एग्जाम देता है, ये सारे कार्य आपके शामिल होंगे। ठीक है, आगे बताया गया है कि जावा में क्लास का उपयोग कोड को व्यवस्थित करने, पुनः उपयोग बढ़ाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये चीजें आपको समझने में दिक्कत हो सकता है नए स्टूडेंट्स को। पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्लास का उपयोग करके हम लोग किस प्रकार से इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सीखे थे। तो यहाँ पर ये जो रीयूजेबिलिटी का बात यहाँ पर आ रहा है वो इनहेरिटेंस को लेकर के कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली ये समझ लीजिए कि जावा में क्लास का उपयोग करके आप प्रोग्राम कोड को व्यवस्थित करते हैं, आप इसको रीयूजेबल बनाते हैं, पुनः उपयोग करने लायक बनाते हैं, है ना। आपका जो जो सॉफ्टवेयर बनेगा, जो प्रोग्राम होगा वो ज्यादा सुरक्षित होगा।
क्लास की मदद से डेटा को छुपाया जा सकता है जिसे डेटा हाइडिंग कहते हैं। यानी क्लास की मदद से आप डेटा को हाइड भी कर सकते हैं जिसे हम डेटा हाइडिंग कहते हैं। इसी उद्देश्य से जावा में एक्सेस स्पेसिफायर का प्रयोग किया जाता है। आपके इस प्रश्न में पूछा भी गया है कि जावा में एक्सेस स्पेसिफायर की व्याख्या कीजिए। तो अगर हम लोगों को डेटा को हाइड करना होता है तो इसी एक्सेस स्पेसिफायर का हम लोग को जो है सहायता लेना पड़ता है, या इसकी मदद से हम लोग डेटा को जो है हाइड कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। एक्सेस स्पेसिफायर यह निर्धारित करते हैं कि क्लास के जो वेरिएबल हैं या मेथड, है ना, वेरिएबल या मेथड को कहाँ और किस सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से हम ये निर्धारित करेंगे कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल और मेथड होंगे उसको कहाँ और किस सीमा तक आप पर उपयोग कर सकते हैं। जावा में मुख्य रूप से चार प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। देखिए कौन कौन सा है। पहला है पब्लिक, है ना, पहला है पब्लिक। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग करने पर क्लास या उसके सदस्य को किसी भी पैकेज या क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। यह सबसे अधिक खुला या कह सकते हैं लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव स्पेसिफायर है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल है उसको थोड़ा खुले तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्लास के अंदर जो है पब्लिक मेंबर बनाने होंगे, है ना, मेंबर यानी कि सदस्य आपको क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर बनाने होंगे। जहां तक अगर हो सकता है आपको ये पैकेज ये का कंसेप्ट वगैरह समझ में नहीं आ रहा तो मैं यही कहूंगा मेरे लेक्चर्स को जाकर के देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने काफी डिटेल में चीजों को समझाया है। अगर आप सोचते हैं कि इस मॉडल प्रश्न पत्र को मैं बहुत जो है अच्छे से समझाऊं तो काफी समय लगेगा समझाने में। मैं यहाँ पर केवल सबका आंसर यहाँ लिख दिया हूँ ताकि फास्ट फॉरवर्ड जिनको जो है आंसर से मतलब है तो आंसर देख लें। ठीक है। अगर समझना है तो समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसके लिए ऑलरेडी लेक्चर बना करके डाला हुआ है। सेकेंड है प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग करने पर क्लास के सदस्य केवल उसी क्लास के भीतर ही उपयोग किए जा सकते हैं। यानी अगर डेटा अगर आपका प्राइवेट है तो उस प्राइवेट डेटा को केवल वही क्लास इस्तेमाल कर सकता है जिस क्लास के अंदर वो प्राइवेट डेटा बनाया गया है। यह डेटा सुरक्षा के लिए सबसे अधिक सुरक्षित माना गया। अगर आपको डेटा को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए सबसे सुरक्षित चीज क्या होता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। थर्ड है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के अंतर्गत सदस्य उसी पैकेज में और दूसरे पैकेज की सब क्लास में भी उपलब्ध होते हैं। यह इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सबसे आखिरी है डिफॉल्ट। इसको यहाँ कहा जा रहा है नो मॉडिफायर, यानी डिफॉल्ट करके लिखा नहीं जाता है। और जगह हम लोग जो है पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड ये कीवर्ड्स हैं इसको लिखते हैं, डिफॉल्ट को लिखते नहीं हैं। वही कह रहा है जब कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा जाता है तब उसे डिफॉल्ट एक्सेस कहा जाता है। इसमें क्लास या सदस्य केवल उसी पैकेज में उपलब्ध रहते हैं। सरल शब्दों में मैंने यहाँ पर बता रखा है, पब्लिक सभी जगह इस्तेमाल होगा, प्रोटेक्टेड पैकेज के अंदर और दूसरे सब क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, डिफॉल्ट केवल पैकेज के अंदर इस्तेमाल होगा और प्राइवेट केवल क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इसका पूरा डिटेल आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर्स को आप इत्मीनान से देखिए तब आप इस चीज को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, रोबोटिक्स के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका प्रश्न है ये 2024-25 के मॉडल प्रश्न पत्र में भी था। ठीक है, तो मैंने यही देखा कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके 2024-25 के जो मॉडल प्रश्न पत्र थे उससे, है ना, लिया गया है। ठीक है, काफी चीजें रिपीट है। खासतौर पर जो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी है और जो रोबोटिक्स है उसके प्रश्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है रिपीट हुए हैं। रोबोटिक्स के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। सेंसर, रोबोटिक्स यानी रोबोट में सेंसर होता है। यह रोबोट को अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने में मदद करते हैं कि आसपास का वातावरण क्या है। सेंसर के प्रकारों में दृश्य यानी विजन मतलब दिखाई देना, है ना, जैसे कैमरा वगैरह हो के बारे में लोग कहें। सेंसर के प्रकारों में दृश्य, तापमान को सेंस करने वाला, दबाव, गति और ध्वनि सेंसर शामिल होते हैं। ठीक है। सेंसर रोबोट को निर्णय लेने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं। सेंसर की मदद से ही रोबोट जो है निर्णय ले पाता है या फिर कोई प्रतिक्रिया कर पाता है। अगला है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स वह घटक होते हैं जो रोबोट के शरीर या हिस्से को गति देते हैं। अगर रोबोट है उसमें कोई गति लाना है ना, उसके किसी हिस्से में, तो ये एक्चुएटर्स जो है ये प्रमुख घटक है। यह मोटर और पिस्टन हो सकते हैं। एक्चुएटर्स के रूप में रोबोट में क्या हो सकता है, मोटर हो सकता है या फिर पिस्टन हो सकता है। वे सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर रोबोट के अंगों को स्थानांतरित करते हैं। जैसा सेंसर से डेटा मिला, है ना, सेंसर ने जैसा डेटा दिया उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर आपका जो एक्चुएटर्स है वो काम करता है।
अगला है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के बारे में कहा गया है कि यह रोबोट के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह एक कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है जो सेंसर से डेटा प्राप्त करता है और उसे एक्चुएटर्स को भेजता है। यह सिस्टम रोबोट को दिशा, गति और कार्यान्वयन के बारे में निर्देशित करता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ये मैंने क्योंकि सब चीज सरल भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप अपने माइंड में रोबोट का ख्याल रखें तो आप इन सारे चीजों को समझ सकते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर। रोबोट की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया कोड होता है। हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफ कोड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही कहेंगे कि अगर रोबोट का जो कार्यप्रणाली है अगर उसको नियंत्रित करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, और वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कोड होता है। यह किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए रोबोट के हर घटक को निर्देशित करता है। क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर, क्या करेगा, यह किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए रोबोट के घटक को, रोबोट के जो अन्य घटक को हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर, उसको क्या करेगा, यह निर्देशित करेगा। जैसे कि गति नियंत्रण हो गया, या कार्य विभाजन हो गया, या निर्णय लेना हो गया। अगला है मुख्य घटक है आपका रोबोटिक्स का पावर सप्लाई, क्योंकि बिना पावर का तब का रोबोट चलेगा नहीं। रोबोट को ऊर्जा देने के लिए बैटरी, बिजली आपूर्ति या अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यह घटक सुनिश्चित करता है कि रोबोट का हर हिस्सा ठीक से काम करे। अगला है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग एआई कहते हैं। तो कुछ रोबोट्स में एआई का इस्तेमाल होता है जिससे वे मानव के जैसे सोच और निर्णय ले सकते हैं। एआई से रोबोट्स में स्व निर्णय, पर्यावरणीय डेटा को समझने और जटिल कार्यों को सीखने की क्षमता विकसित होती है। तो ये था आपका रोबोटिक्स के मुख्य घटक जो कि आपको लिखना था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित का आउटपुट दीजिए। ठीक है। जिनकी कोडिंग अच्छी है वे बड़ा आसान से इसका जो है उत्तर दे सकते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ आपको कहा गया है कि एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। एक बी नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है, जिसमें कि 5 स्टोर है। और एक सी नाम का वेरिएबल है। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि सी बराबर ए प्लस प्लस जोड़ प्लस प्लस बी। ठीक है। अब जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़े हैं उनको ये समझ में आता भी होगा कि प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक। और ये किसी वेरिएबल के आगे और किसी वेरिएबल के बाद में भी हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर ए प्लस प्लस यानी प्लस प्लस ऑपरेटर ए के बाद लगा है, इसका मतलब है कि हम ए का जो वैल्यू है उसको हम बाद में बढ़ाएंगे, अभी ए का जो करंट वैल्यू है उसको ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। प्लस, यहां देखिए बी के आगे लगा है, पहले प्लस प्लस लग गया। जब पहले प्लस प्लस लग जाता है तो बी का वैल्यू को पहले हम बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ा के कर लिए 6। अब ये बढ़ा हुआ वैल्यू क्या यहां पर इस्तेमाल होगा, ध्यान से देखिएगा। ए वाले में क्या हुआ था, ए के बाद प्लस प्लस लगा है तो इसने अपना पुराना वैल्यू को यूज करने दिया 10, और फिर मेमोरी में अपने वैल्यू को 11 कर लिया। लेकिन अगर प्लस प्लस पहले लगा होता है तो पहले वेरिएबल का वैल्यू एक बढ़ जाता है, तो इसने 5 से 6 कर दिया, और बढ़ा हुआ वैल्यू हमारा जो है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस समीकरण में इस्तेमाल होगा। अब 10 जोड़ 6 कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। तो इसलिए जो है इसका आउटपुट क्या होगा, 16 होगा। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कैसे हुआ है, 10 जोड़ 6 और 16। तो अगर आपको इस तरह का प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना है तो आपको जो है प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को समझना होगा क्या होता है, तभी आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो काफी छोटा सा आपका क्वेश्चन था। देखिए अगर आपको थ्योरी एग्जाम में आता है ना तो थ्योरी में काफी कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन जब कोडिंग के बारे में बात आती है तो कोडिंग में कुछ नहीं। देखिए आपका केवल एक लाइन का है ना, एक लाइन क्या, एक एक संख्या लिख दी और आपका प्रोग्राम का आउटपुट मिल गया। अब आप सोचेंगे नहीं सर इसमें ढेर सारा मुझे लिखना है। लिखना ही नहीं है, कोडिंग में लिखना ही नहीं होता है। इसमें जो पूछ रहा है बस उसका उसका जवाब दीजिए। आउटपुट बोला तो आउटपुट लिख दीजिए, किसका 16 होगा। यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि कैसे 16 आया, ये स्टेप्स लिखने भी आप जो है आवश्यक नहीं होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग क्या है, जावा में किन्हीं दो स्ट्रिंग फंक्शन को परिभाषित कीजिए। तो जानिए, जावा में स्ट्रिंग कैरेक्टर के समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कैरेक्टर के समूह को प्रदर्शित करता है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा मेरा नाम अजीत है, मैं इसे डबल कोट्स के भीतर लिखता हूं, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर के समूह को प्रदर्शित करता है। दूसरा, स्ट्रिंग के बारे में एक और बात, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये भी कह रहा है कि हमारा जो है ना स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट भी होता है। ऐसे तुम लोग कह रहे हैं कि कैरेक्टर का समूह है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि क्लास जो है ना, ये जो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट भी होता है।
जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास भी होता है, याद रखिएगा, जावा के अंदर ये स्ट्रिंग नाम का क्लास भी होता है और आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। तो जावा में स्ट्रिंग नाम का क्लास भी होता है, लेकिन इसे डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्ट्रिंग को हम लोग डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा होगा जावा में, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जावा में स्ट्रिंग जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, सारा कुछ इस चैनल पर मौजूद है। आप सारा चीज वीडियोस को देखिए, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो सबका सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने लिख दिया, मैं भी इसको समझा नहीं रहा हूँ। इसको समझने के लिए आप लेक्चर्स देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काफी समय निकल जाएगा समझाने में। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग से संबंधित दो मेथड के बारे में। एक मेथड मैंने लिखा है कंटेंट इक्वल्स। ये मेथड ये क्या करता है? कंटेंट इक्वल्स मेथड का उपयोग दो कैरेक्टर सीक्वेंस के कंटेंट को तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई दो स्ट्रिंग है, उसको अगर मैच कराना है कि उसको तुलना करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कंटेंट इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों का कंटेंट एक जैसा है तो हमें ट्रू मिलेगा, अन्यथा हमें फॉल्स मिलेगा। इसको हम लोगों ने एक प्रोग्राम की मदद से बनाया है। हमने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम हमने रखा है कंटेंट इक्वल्स एग्जाम्पल। फिर इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड का कोड लिखा है। फिर इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने दो स्ट्रिंग बनाया है ना। देखिए, स्ट्रिंग क्लास होता है या स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, और str1 जो है, आप इसको कुछ देर के लिए वेरिएबल कहिए कि ये आपका जो है डेटा टाइप है, और str1 क्या है, ये वेरिएबल है। और इसके अंदर हेलो क्या है, ये एक आपका वैल्यू है। ठीक, उसी तरीके से स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप str2 जो है, ये आपका जो है एक वेरिएबल की तरह मानिए, और इसके अंदर वर्ल्ड स्टोर है। तो हमने str1 में ये स्टोर किया है और str2 में हमने ये स्टोर किया है। अब हम लोग इस मेथड के माध्यम से, ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं ना कंटेंट इक्वल्स, इस मेथड के माध्यम से इसको जो है कंपेयर कराएंगे। कैसे कराते हैं? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str1 यानी string1 डॉट कंटेंट इक्वल्स str2। लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखा जाता है। str1 में वैल्यू क्या है, हेलो, डॉट कंटेंट इक्वल्स, क्या इसका कंटेंट इक्वल है str2 के कंटेंट से? कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब उसके अंदर है क्या, उसके अंदर सामग्री क्या है। str1 के अंदर हेलो है, str2 के अंदर वर्ल्ड है। ये हेलो और वर्ल्ड यही कंटेंट है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों कंटेंट इक्वल है कि नहीं, तो str1 और str2 इक्वल है कि नहीं, तो नहीं है। नहीं है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। दूसरा हमारा जो मेथड है उसका नाम है इंड्स विथ। ऐसे तो स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड है, मैंने अपनी मर्जी से केवल दो मेथड को यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पर दो मेथड के बारे में ही पूछा है। तो ये क्या करता है? ये मेथड चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग किसी खास शब्द या अक्षर पर खत्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहें कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, तो TOR यहाँ पर है, एक्चुअली हाँ OR है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि किसी भी शब्द के अंत में TOR है कि नहीं, है ना, इस तरह का, तो इस तरह का काम को करने के लिए आपको इंट विथ नाम के मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने यहाँ फिर से क्लास बनाया है, क्लास का नाम हमने रखा है इंट्स विथ एग्जाम्पल। क्लास यहाँ शुरू हुआ, क्लास यहाँ पर देखिए बंद हो रहा है। फिर ये हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड शुरू हो रहा है, मेन मेथड बंद हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग str नाम का हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने क्या स्टोर किया, हेलो जावा। ठीक, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन str डॉट इंट्स विथ जावा। क्या जो str है इसके अंत में जावा है? तो हाँ है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str इंड्स विथ आवा, क्या ये आवा के साथ इंड हुआ है? तो देखिए अंत में आवा है, ठीक है, तो बोलेगा हाँ। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str इंड्स विथ हेलो, क्या अंत में हेलो है? अंत में नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, जो पूछा गया था कि स्ट्रिंग क्या है उसके बारे में लिखिए, और इनके किन्हीं दो फंक्शंस को, फंक्शन मतलब मेथड है ना, फंक्शन या मेथड याद रखिएगा एक ही चीज होता है। इनके दो फंक्शन को परिभाषित कीजिए, तो हमने परिभाषित भी किया, एक प्रोग्राम भी लिख दिया। ठीक है, इतना आंसर काफी है। तो बच्चों, इस सॉल्यूशन में इतना ही। अगला जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपका पिछले साल का जो मॉडल पेपर था उसका ही रिपीटेड है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।